वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम रिएक्ट की दुनिया में एक कदम और गहरे उतरेंगे, एक ऐसी चीज पर बात करने के लिए जो मॉडर्न वेब एप्लीकेशंस की परफॉर्मेंस के लिए काफी अहम है, रिएक्ट का लेजी एपीआई। हाँ, कभी सोचा है कि जब हम कोई बड़ी वेब ऐप खोलते हैं तो शुरू में इतना समय क्यों लगता है, या फिर ऐप के कुछ हिस्से जिन्हें हम शायद इस्तेमाल भी ना करें, उनका कोड भी क्यों लोड हो जाता है? बिल्कुल सही पॉइंट उठाया आपने। अक्सर होता यह है कि एप्लीकेशन का सारा जावास्क्रिप्ट कोड, सारे कंपोनेंट्स, सारी फंक्शनैलिटी एक बड़े बंडल में पैक होकर यूजर के ब्राउजर तक पहुंचता है। अच्छा। इसे ईगर लोडिंग कहते हैं। यूजर चाहे ऐप का सिर्फ 10% हिस्सा ही इस्तेमाल करें, लोड तो 100% होता है। ओह। इसे इनिशियल लोड टाइम बढ़ता है, डेटा खर्च होता है और खासकर धीमी नेटवर्क कनेक्शंस पर वो यूजर एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। तो इसका मतलब है कि यूजर को इंतजार करना पड़ता है, भले ही उसे उस वक्त स्क्रीन पर दिखने वाली चीजों के लिए सारे कोड की जरूरत ना हो। यहीं पर शायद लेजी लोडिंग का कॉन्सेप्ट आता है। एग्जैक्टली। लेजी लोडिंग या कोड स्प्लिटिंग इसी समस्या का समाधान है। आइडिया यह है कि हम कोड को छोटे छोटे टुकड़ों में, माने चंक्स में बांट दें। हाँ, चंक्स। और सिर्फ वही कोड लोड करें जिसकी यूजर को उस स्पेसिफिक मोमेंट पर जरूरत है। अच्छा। रिएक्ट हमें react.lazy फंक्शन के जरिए ये करने का एक बिल्ट इन तरीका देता है। अच्छा। ये हमें इजाजत देता है कि हम कंपोनेंट के कोड को ऑन डिमांड, यानी जब उसकी पहली बार रेंडर होने की बारी आए तभी लोड करें। सुनने में तो ये परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए जादू की छड़ी जैसा लगता है। तो आज हम रिएक्ट डॉक्स को आधार बनाकर इसी लेजी फंक्शन और इसके साथ ही सस्पेंस कंपोनेंट को गहराई से समझेंगे। हाँ। हमारा मकसद है ये जानना कि ये काम कैसे करते हैं, इन्हें इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है और इनके क्या फायदे और संभावित मुश्किलें हो सकती हैं। हाँ, और ये सिर्फ सिंटैक्स समझने की बात नहीं है। इसके पीछे की सोच और ये कैसे रिएक्ट में एसिंक्रोनस यूआई पैटर्न्स को एनेबल करता है, उसे समझना जरूरी है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये लेजी फंक्शन काम कैसे करता है, इसे इस्तेमाल करने के लिए हमें अपने कोड में क्या बदलना पड़ता है? देखिए, react.lazy एक फंक्शन है जिसे आप सीधे अपने कंपोनेंट डेफिनेशन के बाहर कॉल करते हैं। ओके। इसे आर्ग्यूमेंट के तौर पे एक फंक्शन पास किया जाता है। इस फंक्शन को चलिए लोड फंक्शन कहते हैं। उसे डायनामिक इंपोर्ट एक्सप्रेशन को कॉल करना होता है। ये डायनामिक इंपोर्ट एक्सप्रेशन एक प्रॉमिस रिटर्न करता है जो रिजॉल्व होने पर उस मॉड्यूल को देता है जिसमें हमारा वो डिजायर्ड कंपोनेंट है। अच्छा, तो मतलब जहां हम पहले लिखते थे import my component from ./my component, अब वहां कुछ और लिखना होगा। हाँ बिल्कुल। स्टैंडर्ड इंपोर्ट स्टेटमेंट इंपोर्ट माई कंपोनेंट सिंक्रोनस होता है। वो बंडलर को बताता है कि ये कंपोनेंट मेन बंडल का हिस्सा होना चाहिए। राइट। लेजी के साथ हम इसे ऐसे लिखते हैं, कॉन्स्ट माई कंपोनेंट इज इक्वल टू react.lazy दैट इज इक्वल टू import.my component। यहाँ दैट इज इक्वल टू import.my component हमारा लोड फंक्शन है। ओके। ये फंक्शन एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। डायनेमिक इंपोर्ट अपॉन प्रॉमिस रिटर्न करता है। और आपने कहा कि रिएक्ट इस लोड फंक्शन को तुरंत कॉल नहीं करता। नहीं, यही इसकी खासियत है। रिएक्ट इस लोड फंक्शन को तब तक कॉल नहीं करेगा जब तक आप पहली बार माई कंपोनेंट को रेंडर करने की कोशिश नहीं करते। अच्छा। जब आप रेंडर करने की कोशिश करते हैं, रिएक्ट देखता है ओके, कोड अभी लोड नहीं हुआ है। वो लोड फंक्शन को ट्रिगर करता है और इंतजार करता है कि प्रॉमिस रिजॉल्व हो। ओके, तो ये डायनामिक इंपोर्ट वाली चीज अहम है। इसके लिए क्या हमारे डेवलपमेंट सेटअप में कुछ खास कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, और क्या कंपोनेंट एक्सपोर्ट करने के तरीके में भी कोई शर्त है? अच्छा सवाल है। डायनामिक इंपोर्ट एक जावास्क्रिप्ट फीचर है जिसे आपके मॉड्यूल बंडलर जैसे वेबपैक, वाइट, पार्सल, इनको समझना और हैंडल करना आना चाहिए। अच्छी बात यह है कि ज्यादातर मॉडर्न बंडलर्स इसे आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट करते हैं या आसानी से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। ठीक है। दूसरी जरूरी शर्त यह है कि जिस मॉड्यूल को आप डायनामिकली इंपोर्ट कर रहे हैं उसे कंपोनेंट को डिफॉल्ट एक्सपोर्ट के तौर पे एक्सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। हाँ, नेम्ड एक्सपोर्ट्स रिएक्ट लेजी के साथ सीधे काम नहीं करते। अगर आपका कंपोनेंट नेम्ड एक्सपोर्ट है तो आपको एक इंटरमीडिएट मॉड्यूल बनाना पड़ सकता है जो उसे डिफॉल्ट एक्सपोर्ट की तरह री एक्सपोर्ट करे। समझ गए। तो हमने लेजी से कंपोनेंट डिफाइन कर दिया। अब जब रिएक्ट उसे पहली बार रेंडर करने की कोशिश करता है और कोड लोड हो रहा होता है, उस दौरान यूजर को क्या दिखेगा? स्क्रीन खाली तो नहीं रहेगी? नहीं, यहाँ पे सस्पेंस कंपोनेंट का रोल आता है। अच्छा, सस्पेंस। हाँ, जब लेजी कंपोनेंट का कोड लोड हो रहा होता है तो वो कंपोनेंट सस्पेंड हो जाता है। ये रिएक्ट को सिग्नल देता है कि वो अभी रेंडर होने के लिए तैयार नहीं है। रिएक्ट इस सस्पेंशन को हैंडल करने के लिए
कंपोनेंट ट्री में ऊपर की तरफ सबसे नजदीकी सस्पेंस बाउंड्री को ढूंढता है। तो सस्पेंस एक तरह का प्लेस होल्डर दिखाने का जरिया है। लोडिंग स्टेट दिखाने के लिए। हाँ, बिल्कुल। आप अपने लेजी कंपोनेंट को या उसके किसी पेरेंट को सस्पेंस कंपोनेंट से रैप करते हैं। ओके। इस सस्पेंस कंपोनेंट को एक फॉल बैक प्रॉप देना जरूरी होता है। फॉल बैक प्रॉप, राइट? हाँ, ये फॉल बैक प्रॉप कोई भी वैलिड रिएक्ट एलिमेंट हो सकता है, जैसे एक लोडिंग स्पिनर, एक स्केलेटन स्क्रीन या बस लोडिंग टेक्स्ट। जब तक नीचे के ट्री में कोई लेजी कंपोनेंट सस्पेंड होता है, रिएक्ट उस सस्पेंस बाउंड्री के अंदर की चीजों को रेंडर करने के बजाय उसका फॉल बैक दिखाता है। जरा इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक यूजर प्रोफाइल कंपोनेंट है जिसे हम लेजी लोड करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे const user profile is equal to react.lazy calling the import, और जहां हमें इसे इस्तेमाल कर रहे हैं वहां ऐसे लिखेंगे JSX। कोड स्निपेट एग्जांपल: import react, suspense from react. const user profile equals to react.lazy calling the import. function user page colon user id, return colon div h1 user details h1 suspense colon fallback equals to div loading profile div user profile user id as user id suspense colon div। अच्छा, इस कोड में जब यूजर पेज रेंडर होगा, रिएक्ट यूजर प्रोफाइल को रेंडर करने की कोशिश करेगा। हाँ, अगर यूजर प्रोफाइल का कोड अभी लोडेड नहीं है तो वो सस्पेंड होगा। रिएक्ट फिर ऊपर देखेगा, उसे सस्पेंस मिलेगा और वो फॉल बैक प्रॉप में दिया गया div loading profile .div दिखाएगा। और फिर जब लोड हो जाएगा, जैसे ही यूजर प्रोफाइल का कोड लोड होकर तैयार हो जाएगा, रिएक्ट फॉलबैक को हटाकर एक्चुअल यूजर प्रोफाइल कंपोनेंट को रेंडर कर देगा। ये तो काफी एलिगेंट तरीका लगता है लोडिंग स्टेट्स हैंडल करने का। रिएक्ट डॉक्स में भी एक मार्कडाउन एडिटर का उदाहरण है ना, वो इसे और स्पष्ट करता है शायद। हाँ, वो उदाहरण काफी अच्छा है। उसमें एक मार्कडाउन एडिटर कंपोनेंट होता है जिसमें एक टेक्स्ट एरिया और एक चेकबॉक्स होता है। चेकबॉक्स को टिक करने पर ही नीचे मार्कडाउन प्रीव्यू कंपोनेंट दिखता है जिसे लेजी से लोड किया गया है। तो जब पहली बार चेकबॉक्स टिक करते हैं तब क्या होता है? लोडिंग स्टेट दिखेगा। हाँ, पहली बार टिक करने पर रिएक्ट मार्कडाउन प्रीव्यू को रेंडर करने की कोशिश करता है। क्योंकि कोड लोड नहीं हुआ है, ये सस्पेंड होता है। ठीक। मान लीजिए हमने इसे सस्पेंस फॉलबैक इक्वल टू लोडिंग स्पिनर से रैप किया है, तो यूजर को लोडिंग स्पिनर दिखेगा। डेमो में जानबूझकर नेटवर्क डिले सिमुलेट किया गया है ताकि ये लोडिंग स्टेट साफ नजर आए। अच्छा, देखने के लिए। हाँ, असल दुनिया में ये डिले रियल नेटवर्क लेटेंसी या कोड पार्सिंग टाइम की वजह से होगा। और जब कोड लोड हो जाता है, स्पिनर हट जाता है। बिल्कुल, जब डायनामिक इंपोर्ट का प्रॉमिस रिजॉल्व होता है और मार्कडाउन प्रीव्यू कंपोनेंट का कोड मिल जाता है, रिएक्ट लोडिंग स्पिनर को हटाकर मार्कडाउन प्रीव्यू को उसकी जगह रेंडर कर देता है। ओके। यहाँ एक और दिलचस्प बात होती है, रिएक्ट इस लोडेड कंपोनेंट मॉड्यूल को कैश कर लेता है। कैश कर लेता है, इसका मतलब? दोबारा लोड नहीं करना पड़ता। एग्जैक्टली। इसका मतलब है कि अगर यूजर चेकबॉक्स को अनटिक करके दोबारा टिक करता है तो रिएक्ट को फिर से कोड लोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा। वो कैश्ड वर्जन इस्तेमाल करता है और कंपोनेंट तुरंत रेंडर हो जाता है बिना किसी लोडिंग स्टेट के। वाह! ये कैशिंग मैकेनिज्म प्रॉमिस लेवल पर काम करता है। रिजॉल्व्ड प्रॉमिस और उसका वैल्यू मतलब कंपोनेंट मॉड्यूल दोनों कैश हो जाते हैं। react.lazy को दिया गया लोड फंक्शन असल में सिर्फ एक ही बार कॉल होता है पर कंपोनेंट टाइप। ये कैशिंग वाला पहलू तो बहुत महत्वपूर्ण है। यानी परफॉर्मेंस बेनिफिट सिर्फ इनिशियल लोड पर नहीं मिलता, बल्कि उन सिनेरियोज में भी मिलता है जहां यूआई कंडीशनली दिखाया या छिपाया जाता है। तो कुल मिलाकर लेजी और सस्पेंस के फायदे क्या हैं, गिना सकते हैं? हाँ, फायदे काफी स्पष्ट हैं। पहला और सबसे बड़ा है इम्प्रूव्ड इनिशियल लोड परफॉर्मेंस। हाँ, वो तो है ही। मेन बंडल का साइज कम हो जाता है क्योंकि उसमें लेजी लोडेड कंपोनेंट्स का कोड नहीं होता। छोटा बंडल मतलब तेज डाउनलोड, तेज पार्स, तेज एग्जीक्यूशन। इससे टाइम टू इंटरैक्टिव TTI जैसे मेट्रिक्स सुधरते हैं। दूसरा, रिड्यूस्ड रिसोर्स कंजम्पशन। यूजर का डेटा बचता है, खासकर मोबाइल यूजर्स या स्लो नेटवर्क वालों के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तीसरा, बेटर यूजर एक्सपीरियंस। लोडिंग इंडिकेटर्स, सस्पेंस फॉलबैक की मदद से यूजर को पता रहता है कि कुछ हो रहा है, स्क्रीन फ्रीज नहीं लगती, और कैशिंग की वजह से सब्सिक्वेंट लोड्स तेज होते हैं। सही है। और चौथा, ये कोड स्प्लिटिंग इंप्लीमेंटेशन का एक स्टैंडर्ड और डिक्लेरेटिव तरीका है रिएक्ट में।
बंडलर कॉन्फ़िगरेशंस में ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं। ये तो सब फायदे हुए। क्या कोई तकनीकी पहलू या सावधानियां भी हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए? जैसे अगर कोड लोड होने में कोई एरर आ जाए तो? नेटवर्क एरर हो गया मान लीजिए। हाँ, एरर हैंडलिंग एक ज़रूरी पहलू है। अगर लेज़ी को दिया गया लोड फंक्शन, मतलब वो डायनामिक इंपोर्ट, रिजेक्ट होता है, मान लीजिए नेटवर्क एरर है, फाइल मौजूद नहीं है या मॉड्यूल में कोई रन टाइम एरर है, हाँ। तो ये प्रॉमिस रिजेक्शन एक एरर थ्रो करेगा। रिएक्ट इस एरर को कंपोनेंट ट्री में ऊपर फेंकता है। आपको इस एरर को पकड़ने के लिए एक एरर बाउंड्री कंपोनेंट का इस्तेमाल करना होगा। एरर बाउंड्री? हाँ, एरर बाउंड्री। ये लेज़ी कंपोनेंट के ऊपर कहीं रैप किया गया होना चाहिए। एरर बाउंड्री वो क्या होता है? वो भी रिएक्ट का ही पार्ट है? हाँ, एरर बाउंड्री एक खास तरह का रिएक्ट कंपोनेंट होता है जो अपने चाइल्ड कंपोनेंट ट्री में होने वाले जावास्क्रिप्ट एरर्स को कैच कर सकता है, अच्छा। उन्हें लॉक कर सकता है और एक फॉल बैक यूआई दिखा सकता है, बजाय इसके कि पूरी एप्लीकेशन ही क्रैश हो जाए। ओ, ये तो बहुत जरूरी है। हाँ, लेजी लोडिंग से होने वाले एरर्स को हैंडल करने के लिए एरर बाउंड्री जरूरी है। आप सस्पेंस के बाहर या अंदर कहीं भी एरर बाउंड्री लगा सकते हैं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप एरर को कितने बड़े स्कोप में हैंडल करना चाहते हैं। ठीक है, तो लोडिंग स्टेट के लिए सस्पेंस और एरर स्टेट के लिए एरर बाउंड्री, ये दोनों मिलकर लेजी कंपोनेंट्स को रोबस्ट बनाते हैं। और कोई आम गलती जिससे बचना चाहिए? आपने कुछ मेंशन किया था शायद। हाँ, एक बहुत आम गलती है लेजी कंपोनेंट को किसी दूसरे कंपोनेंट के अंदर डिफाइन करना। रिएक्ट डॉक्स में भी इसे खास तौर पर मना किया गया है। अंदर मतलब? फंक्शन कंपोनेंट के अंदर। हाँ, जैसे फंक्शन कंपोनेंट के अंदर आप लिख दें कॉन्स्ट लेजी चाइल्ड इज इक्वल टू रिएक्ट डॉट लेजी। हाँ, ये गलत है। ऐसा करने से क्या दिक्कत होती है? दिक्कत ये है कि रिएक्ट कंपोनेंट्स को उनकी आइडेंटिटी, उनके रेफरेंस से पहचानता है। जब आप पेरेंट कंपोनेंट के हर रेंडर पे रिएक्ट डॉट लेजी कॉल करते हैं, तो आप हर बार एक नया लेजी कंपोनेंट टाइप बना रहे होते हैं। रिएक्ट के लिए हर रेंडर पे लेजी चाइल्ड एक अलग कंपोनेंट है। ओहो। इसका नतीजा ये होता है कि जब पेरेंट री रेंडर होता है, रिएक्ट पुरानी लेजी चाइल्ड को अनमाउंट कर देता है और नए वाले को माउंट करता है। इससे लेजी चाइल्ड का सारा इंटरनल स्टेट, जैसे यूज स्टेट, यूज रिड्यूसर से बना स्टेट, वो सब रीसेट हो जाता है। अरे, तो यूजर ने कुछ टाइप किया हो तो वो चला जाएगा? हाँ बिल्कुल, यूजर एक्सपीरियंस खराब होता है और परफॉर्मेंस भी इफेक्ट होती है अननेसेसरी रीमाउंटिंग से। तो फिर सही तरीका क्या है? कहाँ डिफाइन करें? सही तरीका है लेजी कंपोनेंट्स को हमेशा अपने मॉड्यूल के टॉप लेवल पर डिक्लेयर करना। टॉप लेवल मतलब? किसी भी कंपोनेंट फंक्शन के बाहर, फाइल में सबसे ऊपर, बाकी इंपोर्ट्स के साथ। अच्छा, जैसे हम नॉर्मल कंपोनेंट्स इंपोर्ट करते हैं वैसे ही टॉप पर कॉन्स्ट लेजी कंपोनेंट इक्वल्स टू लेजी लिख दें? हाँ बिल्कुल, इस तरह लेजी कंपोनेंट का रेफरेंस स्टेबल रहता है। रिएक्ट उसे री-रेंडर्स के दौरान सेम कंपोनेंट टाइप मानता है, जिससे स्टेट प्रिजर्व रहता है और अननेसेसरी अनमाउंटिंग माउंटिंग नहीं होता। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। तो कुल मिलाकर लेजी और सस्पेंस रिएक्ट डेवलपर्स के लिए अपने एप्लीकेशंस को ऑप्टिमाइज करने का एक पावरफुल टूल सेट है। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ परफॉर्मेंस बढ़ाने का तरीका नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि रिएक्ट यूआई को एसिंक्रोनसली लोड और रेंडर करने की दिशा में कैसे सोचता है। ये कंकरेंट फीचर्स की तरफ एक कदम है। कंकरेंट फीचर्स? हाँ, जहां रिएक्ट यूआई अपडेट्स को इंटरप्ट कर सकता है, प्रायोरिटाइज कर सकता है, बैकग्राउंड में काम कर सकता है, ताकि मेन थ्रेड ब्लॉक ना हो और एप्लीकेशन रिस्पॉन्सिव बनी रहे। सस्पेंस सिर्फ कोड स्प्लिटिंग के लिए ही नहीं है, बल्कि भविष्य में डेटा फेचिंग जैसी चीजों के साथ भी इंटीग्रेट होने की क्षमता रखता है। तो अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ये मॉडर्न वेब डेवलपमेंट के किन ट्रेंड से जुड़ता है, परफॉर्मेंस के अलावा? ये सीधे तौर पर परफॉर्मेंस फर्स्ट डेवलपमेंट और एफिशिएंट रिसोर्स लोडिंग के सिद्धांतों से जुड़ता है। आजकल वेब परफॉर्मेंस बजट्स, कोर वेब वाइटल्स, हाँ, LCP, FID। एग्जैक्टली, LCP, FID, CLS, इन सब पर बहुत जोर है। कोड स्प्लिटिंग और लेजी लोडिंग टेक्निक्स इन मेट्रिक्स को सुधारने में मदद करती हैं। ये प्रोग्रेसिव वेब एप्स और मोबाइल फर्स्ट डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है, जहां नेटवर्क कंडीशंस हमेशा अच्छी नहीं होती और हर बाइट मायने रखता है। ये एक मानसिकता का बदलाव भी है, जस्ट इन टाइम लोडिंग की तरफ बजाय जस्ट इन केस लोडिंग के। ये वाकई में सोचने का एक अलग तरीका है। तो संक्षेप में, लेजी हमें कोड को टुकड़ों में बांटने और ज़रूरत पर लोड करने देता है, और सस्पेंस हमें उस लोडिंग प्रोसेस के दौरान यूजर को एक बेहतर अनुभव देने का जरिया देता है, लोडिंग इंडिकेटर्स और एरर हैंडलिंग वाया एरर बाउंड्रीज के साथ। एकदम सही। ये रिएक्ट में कोड लेवल ऑप्टिमाइजेशन को काफी आसान और डिक्लेरेटिव बना देता है।
डेवलपर को मैन्युअल रूप से लोडिंग फ्लैग्स मैनेज करने या जटिल बंडलर कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत कम पड़ती है। तो हमने देखा कि लेजी और सस्पेंस कंपोनेंट कोड को डिफर करने में कैसे मदद करते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हुए एक विचार मन में आता है, क्या इसी डिफरल या ऑन डिमांड लोडिंग के सिद्धांत को एप्लीकेशन के दूसरे हिस्सों पर भी इसी एलिगेंस के साथ लागू किया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। कंपोनेंट कोड तो एक हिस्सा है, डेटा फेचिंग दूसरा बड़ा हिस्सा है, जहां अक्सर इंतजार करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, एपीआई कॉल्स। हाँ, क्या हम सस्पेंस का इस्तेमाल डेटा फेचिंग के लोडिंग स्टेट्स को हैंडल करने के लिए भी कर सकते हैं? रिएक्ट टीम इस दिशा में काम कर रही है और कुछ लाइब्रेरीज जैसे रिले पहले से ही सस्पेंस फॉर डेटा फेचिंग को सपोर्ट करती हैं। ओह इंटरेस्टिंग। सोचने वाली बात यह है कि अगर कोड और डेटा दोनों को इंटेलिजेंटली डिफर किया जा सके और सस्पेंस उन्हें हैंडल करने का यूनिफाइड तरीका दे, तो यूजर एक्सपीरियंस कितना सीमलेस हो सकता है। इसके अलावा इमेजेस, फॉन्ट्स या हैवी थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट्स को लेजी लोड करने की स्ट्रैटेजीज भी हैं। इन सबको मिलाकर एक होलिस्टिक परफॉर्मेंस स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जा सकती है, ये आज के डेवलपर्स के लिए एक दिलचस्प चुनौती और अवसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।